हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। तो आपका साथी, आपका सहयोगी मैं मनमोहन सविता आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ स्पेशल फैक्ट। जी हाँ मित्रों, आप पहले क्वेश्चन से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं आपके लिए कितने अच्छे और इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आता हूँ और बहुत ही सरल माध्यम से आपको सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो केवल और केवल के पेशेंस के साथ इस वीडियो को आप देखें और मेरे साथ आप सभी लोग जुड़ें। ठीक है, अब आपको पहले क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि क्या आपका और पढ़ने का लेवल है और मैं आपको किस प्रकार से समझाऊंगा। देखिए, तो 7 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर पर हम बात करेंगे और पहला ही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, 1986 से इस दिवस को मना रहे हैं। अब यहीं पर आपको याद रखना है कि ये तो हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, अब आपको याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 5 सितंबर को मनाते हैं। ये तो आपको याद ही रहेगा। लेकिन अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय भी पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 5 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है 2022 की, द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एजुकेशन बिगिनिंग विद द टीचर। है ना, यदि हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए हमें किसकी सहायता पड़ेगी? हमें उसके लिए टीचरों की सहायता पड़ेगी। तो आप सभी लोग याद रखें कि ये दिवस कब मनाया जाता है आपका? 5 अक्टूबर को। अब बात करें, देखिए अब आपको देखा पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को मनाते हैं। छात्र दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और 5 अक्टूबर को ही हम मनाते हैं डॉल्फिन दिवस। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं 4-5 डेट जो मैंने आपको बताई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और साक्षरता दिवस। इससे क्या होगा मित्रों, आपको एक लेवल पता चलेगा कि आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है ना। इससे आपको पता चलेगा कि किस हमें क्रम में पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और किसी भी कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात आई शिक्षा की, तो शिक्षा किस सूची का विषय है? आप सभी को बताया समवर्ती सूची का विषय हमारा शिक्षा। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, आपके लिए इतने खास नहीं थे लेकिन देख लीजिए। पीएम श्री योजना ये आपकी कहाँ की है? तो हाल ही में पीएम श्री योजना स्टार्ट की गई थी लगभग 14,500 स्कूलों के विकास के लिए। एनईपी आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसके स्थान पर आई है? तो ये 1986 में जो हमारी आई थी लास्ट टाइम शिक्षा नीति, उसके स्थान पर आई है ये 2020 की, और पूरे 34 वर्ष बाद आई है। किसकी सिफारिश पर? तो कस्तूरी रंगन जी की सिफारिश पर आई है। एक समिति है कस्तूरी रंगन, इसकी सिफारिश पर आई है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिए कि प्राइमरी लेवल पर हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किसने लागू किया है और भारत में सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किसने लागू किया था। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि मेरे पास कुछ असुविधाएँ हैं और उन असुविधाओं के चलते मैं आपको केवल और केवल इसी प्रकार से वीडियो प्रदान करवा पा रहा हूं। तो मैं आज आपसे एक छोटी सी मदद मांगूंगा। ठीक है, जो भी मेरे साथी इच्छुक हों उस पर आप थोड़ा बहुत अपना गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मुझे प्रदान कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लाकर बढ़िया वे में आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो आप सभी की थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी मेरे साथी मेरी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, और जिनको लगता है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ बेहतर, है ना, तो वो सभी मेरे साथी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। जिसका जो मन हो उस पर आप सभी लोग मेरे लिए आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी आप मेरे लिए हेल्प करेंगे मैं उसमें आपको और बढ़िया बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो केवल और केवल असुविधाओं का कारण है, यहाँ तक कि फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है आप सभी की वीडियो बनाने के लिए। बहुत ही मुश्किलों के साथ फ़ोन बार बार हैंग मारता है, उसके बाद आपकी ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर जो भी चाहें इसमें आप सहायता कर सकते हैं। मैं आपको बेफिक्र होकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज़ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आपको जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे WHO से संबंधित, उन सभी पर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बातें बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी देना होगा, मैं अभी पूछूंगा आपसे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आप सभी लोग देखिए, WHO कार्यकारी बोर्ड है ना, WHO का एक कार्यकारी बोर्ड होता है और इसमें हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो आप सभी लोग पहले समझिए WHO और WHO का कार्यकारी बोर्ड। कुछ समय पहले WHO का जो कार्यकारी बोर्ड था, इसमें अध्यक्ष थे हमारे हर्षवर्धन, जो कि हमारे पूर्व क्या थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, और वर्तमान अब स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे, तो मनसुख मंडाविया। तो WHO में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे हमारे कौन थे, हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन के स्थान पर अब कौन आ चुके हैं, तो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष आ चुके हैं आपके पैट्रिक अमोत। कौन आ चुके हैं मित्रों, पैट्रिक अमोत। और सबसे पहले जानते हैं कि WHO क्या है। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसी वजह से हम प्रत्येक 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो आपका स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, अब आपको WHO समझ में आया होगा। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, अब जो हाल ही में इसका कार्यकारी बोर्ड है, और उसमें अमेरिका के जो प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वे हैं आपके डॉक्टर विवेक मूर्ति। कौन मित्रों, डॉक्टर विवेक मूर्ति। कुछ समय पहले आपको पढ़ाया गया था कि जो विवेक मूर्ति थे आपके अमेरिका में जनरल सर्जन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब ये क्या बन चुके हैं, तो WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के प्रतिनिधि बन चुके हैं। ठीक है, अब WHO की और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 10 लाख आशाओं को पुरस्कार किसने दिया था, WHO ने दिया था। WHO के द्वारा हाल ही में क्विट तंबाकू ऐप लॉन्च किया गया था। जामनगर गुजरात में ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर किसने खोला था, तो WHO ने ही खोला था। और UNO में पहली स्थायी प्रतिनिधि कौन है भारत की, जो महिला हैं वे हैं आपकी रुचिरा कंबोज। आप सभी को याद रखना होगा कि जिनेवा में हमारा एक तो WHO का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके साथ WTO का हेडक्वार्टर है, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है, अंकटाड का हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन आज अंकटाड का भी आएगा, उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए हमारा WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है। इसी के साथ ILO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, जिनेवा में है। तो ये 7-8 हेडक्वार्टर हैं, आपको याद रखने कहाँ पर है, ये जिनेवा में है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे नाटो और यूरोपियन यूनियन का कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। इंटरनेशनल कोर्ट का कहाँ पर है, द हैग में। WTO का जिनेवा में है, और UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा मित्रों, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। तो नानसेन आपका एक शरणार्थी पुरस्कार है, और हाल ही में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल ये कौन है आपकी, तो जर्मनी की पूर्व चांसलर है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है, ये पहले थी। तो अभी वर्तमान में कौन है हमारे, तो आप सभी लोग याद रखना, ये हैं आपके ओलिवर। इनका नाम आपको याद रखना है, वो है आपके ओलाफ सोल्स। कौन है मित्रों, ओलाफ सोल्स। ओलाफ सोल्स के नाम से आपको याद रखना है। ठीक है, ये हाल ही में किसके द्वारा दिया गया है पुरस्कार, तो UNHRC के द्वारा दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो जिनेवा में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने क्या किया था, तो शरणार्थियों की समस्या का इन्होंने निपटारण किया था, और हाल ही में इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया था, उसका नाम था यूनेस्को शांति पुरस्कार, इन्हीं को दिया गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है कि विजडन चर्चिल जो लीडरशिप अवार्ड है, ये किसे दिया गया था, तो जेलेंस्की को दिया गया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि विजडन चर्चिल कौन है, तो इंग्लैंड के ये प्रधानमंत्री थे विजडन चर्चिल, और इन्हीं के द्वारा गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी, यानी एक नाम दिया गया था अर्धनंगा फकीर। किसके द्वारा, तो विजडन चर्चिल जी के द्वारा दिया गया था। जब 1931 में आपको पता है ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो उस समय विजडन चर्चिल के द्वारा इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा गया था गांधी जी को। और हाल ही में हमने गांधी जी की जयंती बनाई है, कब बनाई थी, 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को ही। ठीक है, ये UNO के द्वारा मनाया जाता है, जबकि हमने क्या मनाया था, गांधी जयंती। चलिए आगे देखते हैं, कुछ ललन टॉप पुरस्कार आपके लिए हैं। क्या है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लिबर्टी पुरस्कार 2022 ये जेलेंस्की को दिया गया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो स्वाति पावो को दिया गया है, ये स्वीडन के हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है, शशि थरूर को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विनोद राय को दिया गया है। और बात करें कि यदि संस्थागत किसे दिया गया है, तो ये गुजरात संस्था को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भी बेहतरीन तरीके से इसे मैं समझाने वाला हूँ आपको। तो व्यापार और विकास रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, यानी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप सभी लोग याद रखना यहाँ पर अंकटाड इसके द्वारा जारी की जाती है।
अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है। अब आप सभी को याद रखना है कि इसमें क्या बताया गया है, इसमें भारत और संसार की ग्रोथ रेट के बारे में बताया गया है कि वर्तमान में इसकी ग्रोथ रेट क्या है और भविष्य में इसकी ग्रोथ रेट क्या होने वाली है। तो इसके बारे में ये रिपोर्ट जारी की गई है और देखिए आप सभी को आंकड़े मैंने लिख दिए हैं कि भारत 2022 में इसकी ग्रोथ रेट 5.7% है और 2023 में 4.7% हो जाएगी। बात करें यदि विश्व की, तो विश्व की ग्रोथ रेट वर्तमान में कितनी है? 2.6% और 2023 में कितनी हो जाएगी? तो 2.24%। ठीक है, याद रहेगा। अब आप सभी लोग याद रखिए कि जो 2.24% हमारी और क्या परसेंटेज है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए मुझे कि 2.24% हमारा क्या है? पूरे विश्व का क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना। अब आप लोग देखिए ये इतनी कम क्यों होगी? तो रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण। ठीक है, याद रखना। प्रमुख सूचकांकों की बात करें तो देखिए हाल ही में एक सूचकांक आया था, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसमें भारत की रैंक क्या थी? 180, जो कि बिल्कुल अंत में आया था। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो 150। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो 136। ठीक है, बात करें यदि आपका जो फूड इंडेक्स था, इसमें भारत की रैंक क्या थी? 101। ठीक है, और आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि वायु शक्ति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से पीछे कौन है? हमारा भारत। पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं और इंडिया के पास मात्र 160 परमाणु हथियार हैं, जबकि सबसे ज़्यादा किसके पास है? रूस के पास, और उसके बाद अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा क्या है? आपके परमाणु हथियार हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखना। और आप सभी को पता होना चाहिए विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वह है आपका एलोन मस्क। और सेकंड स्थान पर कौन है अपने? तो आपके अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आप सभी को पता है मेघालय के अब तक राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक। लेकिन सत्यपाल मलिक का क्या हो गया? यहाँ पर कार्यकाल पूरा हो चुका है। आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि अगर आप एक बार जिस वीडियो को क्लिक कर लें उसको अंत तक अवश्य देख कर जाएंगे तो कुछ ना कुछ 101% सीख कर जाएंगे। तो यही उन्हीं वीडियो में से एक है जहां पर आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। तो मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में कौन आए हैं? तो वे हैं आपके बी डी मिश्रा। कौन मित्रों? बी डी मिश्रा। ये इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है और ये वर्तमान में कहाँ के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के आपके राज्यपाल हैं जो अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। कहाँ का? तो मेघालय का। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? आपके कॉनरेड संगमा। और कॉनरेड संगमा किस पार्टी से हैं? तो एनपीपी पार्टी है ना, नेशनल पीपल पार्टी, जो कि हमारी नवीनतम पार्टी है। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, आप सभी लोग याद रखना। बीएसपी की स्थापना कब हुई है? तो आपकी 1984 में। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई है। एनपीपी की स्थापना 2013 में हुई है और आम आदमी पार्टी इसकी स्थापना 2012 में हुई है। ठीक है, अब आपको याद रखना है ललन टॉप क्वेश्चनों में क्या। तो त्रिपुरा के नए सीएम कौन है? मानिक शाह। महाराष्ट्र के नए सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है आपका? तो मासिन राम ही है। ठीक है, आप सभी लोग याद रहेगा। मेघालय में आपके 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, 3 पहाड़ियाँ भी हैं और 3 जनजातियाँ भी हैं यहाँ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर आपने याद कर लिया तो आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। FIH फेडरेशन ऑफ हॉकी है ना, वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 और 22 के लिए किसे चुना गया है? जिस प्रकार से हमारा होता है प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी 1 साल का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो होता है ना, तो हॉकी में उसे क्या कहा जाता है? राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। तो पुरुषों में आपके बने हैं टिमोथी क्लेमेंट। ये टिमोथी क्लेमेंट कहाँ के हैं? आपके फ्रांस के हैं। और बात करें महिला की तो कौन है? मुमताज़ खान। ये कहाँ की हैं? आपकी लखनऊ की। नवाबों की नगरी लखनऊ की हैं ये। ठीक है, खाए के पान। तो ये क्या है? हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। ठीक है, बात करें हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हाल ही में बनाए गए थे, दिलीप तर्की। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रानी रामपाल का संबंध किससे है? हॉकी से है। और हॉकी में पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रानी रामपाल को ही दिया गया है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? तो स्मृति मंदाना।
फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? तो आपके ये हैं सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, ये भारत के हैं। जबकि अगर विश्व की बात करें फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? तो वे हैं आपके रॉबर्ट लेवेंडस्की और एलेक्सिया पुटेलस महिलाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखत रहियो, अगर एंड तक देखो है तो मजा आने होगा भैया। पहले कह दे रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारा हर स्टार्ट आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर हर का मतलब है महिला और स्टार्ट का मतलब है न्यू स्टार्टअप यानी नवाचार। किस विश्वविद्यालय के द्वारा स्टार्ट करने वाला एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? तो गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और किसने उद्घाटन किया है इसका? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे 15वीं नंबर की भारत की नई राष्ट्रपति बनी है। ये कहाँ की राज्यपाल थी आपकी? तो झारखंड की राज्यपाल थी। आप सभी लोग याद रखना, जन्म कहाँ पर हुआ है इनका? उड़ीसा में। ठीक है, और ये किसे हरा कर आई हैं? तो वर्तमान में किसे हरा कर आई हैं ये और राष्ट्रपति बनी है? तो और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। महिलाओं को उद्यमशीलता और नवाचार में बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। स्किल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया था, इसका संबंध किससे है? तो स्किल डेवलपमेंट से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नवा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे ललन टॉप क्वेश्चन इसमें कराऊंगा आपको। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश जो बना है वो है अपना भारत, यानी अपना इंडिया। चीनी बनाएगा इंडिया, चीनी खाएगा इंडिया। क्या मित्रों? चीनी बनाएगा इंडिया, चीनी खाएगा इंडिया, इस प्रकार से आप याद रख लेना। और निर्यात में ये सेकंड स्थान पर है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए देखिए, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आपका यूपी में होता है। कहाँ पर? यूपी में। ठीक है, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग याद रखना, क्यूआ को कहते हैं। गेहूं की मंडी कहाँ पर है आपकी? तो विनिपेग में। ठीक है, सब्जी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो यूपी करता है। फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। मांस की मंडी कहाँ पर आपकी? शिकागो में है। कॉफ़ी बंदरगाह कहाँ पर आपका? सेंटोस ब्राज़ील में है। धान का कटोरा किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। और आपका अंडों का कटोरा भी किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को ही कहते हैं। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो यूपी करता है। और गन्ने के उत्पादन के लिए एक योजना चलाई गई थी बढ़ावा देने के लिए, पंचामृत योजना। ब्लड शुगर ये कौन सा होता है हमारा? ब्लड शुगर ग्लूकोज C6H12O6। ब्रेन शुगर कौन सी होती है हमारी? गैलेक्टोज। मिल्क शुगर कौन सी होती है हमारी? लैक्टोज। और फ्रूटों में जो शुगर पाई जाती है उसे कहते हैं शर्करा। और जो हमारी नेचुरल शुगर होती है उसे क्या कहते हैं हम? फ्रक्टोज। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 32वां बिहारी पुरस्कार। तो 32वां बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक फाउंडेशन हमारा के बिड़ला फाउंडेशन, इसके द्वारा सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है और इसके द्वारा व्यास सम्मान भी दिया जाता है। सरस्वती सम्मान रामदत्त मिश्र को दिया गया है, किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। जबकि व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो असगर बजारत को दिया गया है, महाबली के लिए। तो हाल ही में इसका जो तीसरा सम्मान है उसे कहते हैं बिहारी पुरस्कार। और ये किसे दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। ये केवल बिहार के लेखकों को ही दिया जाता है। और इस बार किसे दिया जाएगा? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गीतांजलि श्री को द टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए दिया गया है। और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, रसायन पुरस्कार का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मॉर्टन मेडल को दिया गया है, आर वर्टोजी को दिया गया है और के शार्पलेस को दिया गया है। ये जो के वेरी शार्पलेस हैं, आप सभी लोग याद रखना, सेकंड टाइम इनको दिया गया है, इससे पहले 2001 में भी दिया गया था। चिकित्सा का नोबेल किसे दिया गया? तो स्वांते पावो को दिया गया। भौतिक का नोबेल पुरस्कार एलिन एक्सपेक्ट को दिया गया, जॉन क्वाल्सर को दिया गया और एटोन जिलिंगर को दिया गया। ठीक है, आप सभी को पता है नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1901 में हुई थी। ठीक है, 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में लिखा गया था कि उनकी संपत्ति को नोबेल पुरस्कार के रूप में वितरित किया जाए। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी जो मैंने आपको बहुत ही कम समय में आपके सामने रखी है। आशा करता हूँ आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे और आप सभी के लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ, जिससे कि आपके लिए एक नया फ़ोन ले सकूँ और आपके लिए निरंतर वीडियो बना सकूँ। तो फ़ोन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है मेरे लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। तो जो भी आपका मन हो, अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए इतना करना हमारे लिए कुछ नहीं होता, तो आप सभी लोग उस पर आप जो भी मन चाहे वो कर सकते हैं। आप सभी को मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। सुबह जो हमारी वीडियो आएगी 8 बजे, ठीक है, माँ बापू का सपना, उसमें आप सभी को जुड़ना है
और वीडियो का प्रीमियम आपको देखना है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लगातार आपने अगर उन वीडियो को देख लिया तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है उस वीडियो से। तो इसी के साथ मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।